आज हम चैप्टर 4 द्विघात समीकरण में एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। अब हम इस क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर एक वर्ड आया हुआ है जिसको मैं पहले आपको समझा देता हूँ। व्युत्क्रम आया हुआ एक शब्द है ये। इस शब्द को हम पहले समझ लेते हैं। व्युत्क्रम, व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता है इनवर्स। व्युत्क्रम का मतलब क्या है? इनवर्स। जैसे कि आप किसी भी नंबर का व्युत्क्रम निकालना चाहते हैं। मान लीजिए आप 3 का व्युत्क्रम निकालना चाहते हैं। 3 का व्युत्क्रम निकालना चाहते हैं तो 3 का व्युत्क्रम निकालने के लिए आपको इसको इनवर्स करना पड़ेगा। यानी कि पहले इसके नीचे आप 1 लगा लीजिए, फिर इसका उल्टा कर दीजिए, यानी कि 1/3। ये क्या आ गया? 3 का व्युत्क्रम आ गया। इसी प्रकार से अगर कोई फ्रैक्शन में दिया हुआ है जैसे कि 2/3, और अगर आप 2/3 का व्युत्क्रम निकालना चाहते हैं तो व्युत्क्रम का मतलब क्या है? इनवर्स, यानी कि उल्टा कर देना। तो 2/3 को आप 3 को ऊपर कर दीजिए, 2 को नीचे कर दीजिए। इस प्रकार से आप व्युत्क्रम निकाल सकते हैं। तो व्युत्क्रम का मतलब है कोई भी फ्रैक्शन जो है अगर हम उसको डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर आपस में एक्सचेंज कर देते हैं तो वो व्युत्क्रम बन जाता है। आप थोड़ा सा इस चीज को ध्यान से समझिएगा। तो कोई भी नंबर हो, चाहे वो फ्रैक्शन में हो, चाहे वो केवल नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, इंटीजर हो, कुछ भी हो, अगर उसके बटे में कुछ है फिर तो ठीक है, आप उसको उल्टा आसानी से इन्वर्स कर सकते हैं। लेकिन अगर उसके नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो आप उसके नीचे सबसे पहले 1 लगाएंगे और उसके बाद उसको इन्वर्स कर देंगे तो वो क्या निकल जाएगा? व्युत्क्रम निकल जाएगा। इस क्वेश्चन में कहा गया है हमें रहमान की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो रहमान की वर्तमान आयु तो हमें पता नहीं है, तो उसकी वर्तमान आयु को क्या मानेंगे? यक्स मान के हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, सॉल्यूशन में आप लिखेंगे इसके, माना रहमान की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। ये जो आयु निकला ये किसका है? रहमान की वर्तमान आयु है। समझ में आया? ठीक है। तो अगर रहमान की आयु अभी x वर्ष है तो 3 वर्ष पहले कितने रही होगी? चलिए इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आज किसी की आयु 10 साल है तो 3 वर्ष पहले कितने साल का रहा होगा? 7 साल का। आपने कैसे निकाला? 10 में से 3 घटा दिया। तो अगर रहमान की आयु वर्तमान आयु x वर्ष है तो 3 वर्ष पहले कितना रहा होगा? वो हम x में से 3 घटा के निकाल लेते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन में कहा गया था कि 3 वर्ष पहले रहमान की आयु का व्युत्क्रम। तो पहले तो 3 वर्ष पहले की आयु निकाल लेते हैं, फिर उसका व्युत्क्रम कर देंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आप निकालेंगे कि 3 वर्ष पहले, आप लिखेंगे कि 3 वर्ष पूर्व। 3 वर्ष पूर्व का मतलब क्या है? 3 वर्ष पहले। 3 वर्ष पहले रहमान की आयु लिखिए। 3 वर्ष पहले रहमान की आयु बराबर, अभी रहमान की आयु कितनी है?
अभी रहमान की आयु x वर्ष है, तो 3 वर्ष पहले जाइए, यानी कि x माइनस 3 वर्ष, x माइनस 3 वर्ष आ गया। क्वेश्चन में कहा गया था कि रहमान 3 वर्ष पहले रहमान की आयु का व्युत्क्रम, तो अब हम इसका व्युत्क्रम निकाल लेते हैं। तो ये 3 वर्ष पहले की आयु है, इसका व्युत्क्रम यानी कि x माइनस 3 का व्युत्क्रम। तो जब आप इसका व्युत्क्रम निकालेंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं है, पहले 1 लगा लीजिए, फिर इसका उल्टा कर दीजिए, यानी कि 1 अपॉन में x माइनस 3 वर्ष, ये जो है आयु का व्युत्क्रम आ गया। समझ में आ गया? इसी प्रकार से ये क्वेश्चन करना है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि अब से 5 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम, तो 5 वर्ष पश्चात जाना पड़ेगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर आज कोई 10 साल का है तो 5 साल बाद कितने का हो जाएगा? 15 साल का। आपने कैसे निकाला? आपने 10 में 5 जोड़ दिया। तो अगर रहमान की आयु अभी x वर्ष है तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा? x प्लस 5 वर्ष का। तो चलिए निकाल लेते हैं कि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद का मतलब क्या है? पश्चात। पश्चात को ही आप बाद कह रहे हैं। 5 वर्ष पश्चात भी कह सकते हैं, 5 वर्ष बाद भी कह सकते हैं। 5 वर्ष बाद रहमान की आयु लिखिए। रहमान की आयु तो अभी तो है x वर्ष का, 5 साल बाद हो जाएगा कितना? x में 5 जोड़ दीजिए, इतने साल का हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया था कि 5 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम, तो इसका भी व्युत्क्रम निकालिए, यानी कि x प्लस 5 का व्युत्क्रम। जब आप इसका व्युत्क्रम निकालेंगे तो पहले आप इसके नीचे 1 लगा लेंगे। यहाँ भी अगर आप चाहें तो ब्रैकेट लगा सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका उल्टा करिए तो 1 में x प्लस 5। ठीक है। तो प्रश्नानुसार हमें कुछ कहा गया था क्वेश्चन में। प्रश्नानुसार आप क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। क्वेश्चन में कहा गया था कि 3 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम और 5 वर्ष क्वेश्चन में कहा गया था कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और 5 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम का जो योग है वो 1/3 है। तो 3 वर्ष पूर्व आयु का व्युत्क्रम ये है, 5 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम ये है, दोनों का योग हमें दिया हुआ है 1/3। तो इसको लिखते हैं। 3 वर्ष पूर्व आयु का व्युत्क्रम क्या है? ये है 1 में x माइनस 3। और फिर 5 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम क्या है? 1 में x प्लस 5। अब आप क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि योग कहा गया है। योग कितना है? योग है 1/3 के बराबर। तो इस प्रकार से ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। अगर ये पॉइंट आपके समझ में आ गया होगा तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये आपका जो क्वेश्चन बना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सॉल्व करने से आपको बनेगा। ये आपका किस प्रकार से है? जैसे क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पॉइंट था, इसी प्रकार से ये है। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने का क्या तरीका है कि आप पहले एलसीएम लीजिए। एलसीएम हम लेंगे x माइनस 3 का और x प्लस 5 का। इन्हीं दोनों का आप एलसीएम लेंगे इस प्रकार से जैसे मैंने लिया है। आप जब इस पूरे ब्रैकेट को इससे भाग करेंगे तो x माइनस 3 और x माइनस 3 कट जाएगा। क्या बचेगा? x प्लस 5। इसकी गुणा 1 में करेंगे तो 1 की गुणा होगी x प्लस 5 में। ठीक है। फिर प्लस का निशान। इस पूरे को x प्लस 5 से भाग करिए तो x प्लस 5 से x प्लस 5 कट जाएगा। कितना बचेगा? 1। सॉरी जब इस पूरे को x प्लस 5 से भाग करेंगे तो x प्लस 5 से x प्लस 5 कट जाएगा, तो बचेगा x माइनस 3। इसकी गुणा 1 में करिए तो 1 की गुणा होगी x माइनस 3 में और बराबर आएगा 1/3। ठीक है। अब इसको कैलकुलेशन करते हैं। 1 की गुणा पूरे ब्रैकेट में करेंगे तो ये मिलेगा x प्लस 5, फिर प्लस 1 की गुणा x में करेंगे x, माइनस 1 की 3 में करेंगे 3, फिर बटे में आते हैं।
x माइनस 3 की गुणा x प्लस 5 में हमें करना है, तो अगले स्टेप में कर लेंगे। अभी इसको ऐसे ही एज इट इज लिख लेते हैं। x माइनस 3 और x प्लस 5 बराबर कर देते हैं 1/3 के। ठीक है, तो x और x 2x ये दोनों जुड़ जाएंगे आपस में, तो हमें इनको जोड़ना पड़ेगा। तो चलिए इनको जोड़ते हैं और आगे कैलकुलेशन करते हैं। तो जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो पहले तो x और x को ऊपर जोड़ लेते हैं। तो ये बन गया हमारा 2x। क्या बन जाएगा ये बन जाएगा 2x। फिर प्लस 5 में से 3 को घटाइए, क्योंकि ये प्लस का 5 है, ये माइनस का 3 है, तो घटेगा तो प्लस का 2 मिलेगा। तो ऊपर 2 मिल गया। बटे में आते हैं। अब हमें x माइनस 3 की गुणा x प्लस 5 में करना है। तो ये मैं आपको गुणा करके दिखाऊंगा। यहाँ पर हम गुणा कर लेते हैं कि हमें x माइनस 3 की गुणा करना है, किसमें x प्लस 5 में करना है। तो इस ब्रैकेट को तोड़ते हैं। तो पहले इस x की गुणा हम पूरे ब्रैकेट में करेंगे, यानी कि x प्लस 5 में करेंगे। फिर जो माइनस 3 है इसकी गुणा भी पूरे ब्रैकेट में, यानी कि x प्लस 5 में करेंगे। तो x की x में करेंगे x स्क्वायर प्लस x की 5 में करेंगे 5x माइनस 3 की x में करेंगे 3x माइनस प्लस माइनस 3 बचे 15। तो ये रहा आपका x स्क्वायर प्लस 5x में से 3x घटा दीजिए 2x माइनस का 15। तो ये जो आपको मिला है ये आपका इन दोनों का क्या है, प्रोडक्ट है, यानी कि गुणनफल आया है। x माइनस 3 और x प्लस 5 का कितना आया, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 15। इसको लिख लेते हैं x स्क्वायर प्लस का 2x और माइनस का 15, और ये बराबर किसके रहेगा, 1/3 के। ठीक है, इतना आपके समझ में आ गया होगा। अब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये नीचे भी आपका प्रोडक्ट हो गया, ऊपर भी आपका प्लस माइनस हो गया और बराबर 1/3 के हैं। तो अब हमें यहाँ पर ऑप्शन है कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी गुणा इसमें और इसकी इसमें करते, तो एक की इसमें करेंगे तो यही एज इट इज रहेगा, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 आपको मिलेगा। फिर आप 3 की गुणा करेंगे 2x प्लस 2 में, 2x प्लस 2 में करेंगे। तो ये रहा आपका x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 15 बराबर 3 की पूरे ब्रैकेट में करते हैं। तो 3 दूनी 6x प्लस 3 दूनी 6। इसको आगे कैलकुलेशन करते हैं। तो इन सबको उठा के इधर लेके आते हैं। तो ये रहा x स्क्वायर प्लस का ये 2x माइनस का 15 ये है। अब इन सबको उठा के इधर लाते हैं। तो ये प्लस में था तो माइनस का 6x प्लस 6 माइनस का 6 हो जाएगा, और बराबर कुछ नहीं है, उधर तो 0 बचा, क्योंकि उन सबको उठा के हम इधर लेके आ गए तो उधर तो कुछ बचा ही नहीं। कैलकुलेशन करते हैं। x स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 6x माइनस का ज्यादा है, तो 6x में से 2x घटेगा, तो ये आ जाएगा हमारा 4x। ये हो गया। ठीक, आगे चलते हैं। 15 और 6, क्योंकि ये भी माइनस में ये भी माइनस में है, दोनों ही ये जुड़ेंगे। तो 15 और 6 कितना हो जाएगा, 21, और वो माइनस का 21 रहेगा और बराबर 0। तो ये आपके सामने आ गया। अब आपकी मर्जी है, चाहे आप इसको गुणनखंड विधि से हल करें, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करें, या जिस भी मेथड से करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। अगर आप इसको, वैसे तो मैंने मेथड आपको सिखा दिया है, मैंने आपको गुणनखंड विधि भी सिखाया है, पूर्ण वर्ग विधि भी सिखाया है, और द्विघाती सूत्र भी मैंने सिखाया है। तो आप द्विघाती सूत्र से भी कर सकते हैं, आपको आंसर वही मिलेगा जो इसका आंसर है। तो हम एक काम करते हैं, मैं इसको गुणनखंड विधि से सॉल्व कर दे रहा हूं। बाकी हमारे पास विधियां तो बहुत सारी हैं, गुणनखंड विधि है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि है, द्विघाती सूत्र है, किसी का भी आप प्रयोग करके इसको हल कर सकते हैं। तो मैं इसको गुणनखंड विधि से कर दे रहा हूं। तो ये x स्क्वायर माइनस x, 4 की जगह पर ये ब्रैकेट आएगा, फिर माइनस का 21 बराबर 0। यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 लीजिए, 1 की मल्टीप्लाई 21 में करिए, तो 21 गुणा जब आप करेंगे तो
21 के फैक्टर्स कौन कौन से बनेंगे? 7 या 21, यानी कि अगर आप 3 की गुणा 7 में कर दें, मैं आपको इसके फैक्टर्स बना के दिखा देता हूँ। 3 से 21 होगा, 7 या 21 होगा, और 21 से कम 21 होगा, और 1 गुणा 21 होगा। ये इसके गुणनखंड पेयर्स बनेंगे जो फैक्टर में आते हैं। ठीक है, अब आपको जो है यहाँ पर माइनस का निशान है, तो इन पेयर्स में से कौन सा पेयर है जिसको घटाने पर ये 4 मिलेगा? तो 7 में से 3 घटा दीजिए, यानी कि ये पेयर आपका सही है। 3 और 7 सही नहीं है, क्योंकि इसको घटाने पर माइनस का 4 मिलेगा, तो -4 नहीं, आपको केवल ये 4 चाहिए बस। माइनस का निशान ये जो बाहर है वो आपने यहाँ पर लगा दिया है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? इस माइनस से एक्स की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में करेंगे, तो ये बनेगा एक्स स्क्वेयर माइनस प्लस माइनस एक्स की 7 में करेंगे 7x, माइनस माइनस प्लस एक्स की 3 में करेंगे 3x, और माइनस का 21 बराबर 0। इसमें भी कॉमन लेते हैं और इसमें भी कॉमन लेते हैं। इसमें कॉमन x मिलेगा तो ये x माइनस 7 बनेगा। यहाँ पर आप 3 कॉमन ले सकते हैं तो x माइनस 7 मिलेगा बराबर 0। पहला ब्रैकेट जो बनेगा वो बनेगा x माइनस 7, जो आपने बनाया है इन दोनों ब्रैकेटों को एक बार लिखना है जो कि कॉमन है। ठीक है, x माइनस 7, और फिर दूसरा ब्रैकेट बनेगा x प्लस 3, यानी कि इन दोनों से, और बराबर आ जाएगा 0 की। अब हमें तो x का मान चाहिए, तो क्योंकि ये दोनों ही ब्रैकेट 0 के बराबर हैं तो x का मान निकाल लीजिए। x माइनस 7 को भी 0 के बराबर रखिए और x प्लस 3 को भी 0 के बराबर रखिए, तो यहाँ से x का मान 7 मिलेगा, यहाँ से x का मान माइनस का 3 मिलेगा। ठीक है, तो ये x का मान 7 है, ये x का मान माइनस का 3 है। तो ये x का मान -3 और x का मान 7, ये दोनों ही वैल्यू, दोनों ही मान इस द्विघात समीकरण को संतुष्ट करेंगे, कंप्लीटली संतुष्ट करेंगे। यानी कि ये दोनों ही मान इस द्विघात समीकरण का हल है। ठीक है, लेकिन आयु, रहमान की आयु x वर्ष है, तो इन दोनों में से कौन सा मान आप लेंगे? 7 लेंगे, -3 लेंगे? क्या किसी की आयु ऋणात्मक हो सकती है, माइनस में हो सकती है किसी की आयु? नहीं, तो आपको x का मान 7 लेना पड़ेगा। तो इसलिए क्योंकि आयु ऋणात्मक नहीं हो सकती, आप लिख सकते हैं कि चूंकि आयु ऋणात्मक नहीं हो सकती है, आयु ऋणात्मक नहीं हो सकती है। ठीक है, तो आयु ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए x बराबर 7 है। तो अतः आप कह सकते हैं, अतः रहमान की वर्तमान आयु 7 वर्ष है, क्योंकि x का मान हम 7 ले रहे हैं और रहमान की वर्तमान आयु को क्या माना गया है? x माना गया है। तो रहमान की वर्तमान आयु बराबर आ जाएगा 7 वर्ष के। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व होना था, क्वेश्चन नंबर 4। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली की गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंकों को हमें ज्ञात करना है। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? चलिए, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो क्लास में टेस्ट हुआ है, शेफाली को मार्क्स मिले हैं, यानी कि अंक मिले हैं गणित में और अंग्रेजी में, दोनों में। तो अंग्रेजी और गणित दोनों में प्राप्तांक अंकों का योग जो है वो 30 है। ठीक है, कितना है? 30 है।
और इन चीज़ों को आप दिमाग में रखिएगा। और अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग हमें दिया हुआ है 30। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, तभी आप इस क्वेश्चन को ठीक से हल कर पाएंगे और समझ पाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमें दिया हुआ है, ये केवल समझने के लिए है, दिया है गणित में प्राप्तांक, गणित में प्राप्तांक प्लस अंग्रेजी में प्राप्तांक, अंग्रेजी में प्राप्तांक दोनों को मिलाकर उसको हैं 30 अंक। दोनों को मिलाकर कितने नंबर हैं उसके? 30 अंक हैं। ठीक है, तो अगर गणित में प्राप्तांक और अंग्रेजी में प्राप्तांक दोनों का जो योग है वो 30 है, तो दोनों में से किसी एक को आप पहले यक्स मान लीजिए। चाहे गणित में प्राप्तांक प्राप्तांक को यक्स मान लीजिए, चाहे अंग्रेजी में प्राप्तांक को यक्स मान लीजिए, वो आपकी मर्जी है। तो चलिए, मैंने गणित में प्राप्तांक को यक्स मान लिया, तो प्लस अंग्रेजी में प्राप्तांक, अंग्रेजी में प्राप्तांक बराबर 30 हो जाएगा। तो जब आप अंग्रेजी में प्राप्तांक को ज्ञात करेंगे, क्या ज्ञात करेंगे? अंग्रेजी में प्राप्तांक को जब आप ज्ञात करेंगे तो आप कैसे निकालेंगे? 30 यक्स प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा। और ध्यान दीजिएगा कि अंग्रेजी में प्राप्तांक और गणित में प्राप्तांक दोनों के अंकों का योग कितना है? अंकों का योग 30 है। अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको यही मिलेगा। तो आपने गणित में प्राप्तांक को यक्स माना है, तो अंग्रेजी का क्या मिला? 30 माइनस यक्स मिला है। तो जब आप इस क्वेश्चन को हल करने जाएंगे, ये चीज तो आपको दिमाग में रखना है, ये जो मैंने ऊपर आपको बताया है। अब जब इसको हल करेंगे तो हल करने का जो तरीका होगा वो मैं आगे लिख रहा हूं, उसके अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व करेंगे। कैसे लिखेंगे आप? आप लिखेंगे कि माना गणित में प्राप्तांक बराबर, हम मान लेते हैं गणित में उसको यक्स अंक मिले हैं। कितने मिले हैं? यक्स। और अंग्रेजी में प्राप्तांक, तो गणित का तो यक्स है, ठीक है, तो अंग्रेजी का है 30 माइनस यक्स। ध्यान से देखिएगा, आपके सामने है सारी चीजें, ठीक है। यहाँ तो मैंने आपको समझा दिया है, फिर यहाँ मैंने लिखना शुरू किया है, ठीक है। अब जब आप प्रश्नानुसार इसको हल करेंगे, प्रश्नानुसार जब आप इसको हल करेंगे, प्रश्नानुसार, अब क्वेश्चन में जो कुछ भी किसी को भी बढ़ा रहा है, किसी को भी घटा रहा है, तो वो हम कर देते हैं, ठीक है। हाँ, चलिए करते हैं। कह रहा है कि यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक, अच्छा, गणित में 2 अंक उसको अधिक मिले हैं, तो गणित में तो प्राप्तांक यक्स है, तो यक्स में 2 अंक जोड़िए, यानी कि यक्स प्लस 2 हो गया, ठीक है। फिर कह रहा है और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते, अंग्रेजी में 3 अंक कम हो गए, यानी कि अंग्रेजी में 3 अंक कम करने का मतलब है कि 30 माइनस यक्स तो उसको अंग्रेजी में मिले थे, 3 और कम हो गया, 3 और कम कर दिया। समझ में आया? इसी तरह से आपको समझना था। अगर ऐसे कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल, ये रहा गणित में प्राप्तांक और अंग्रेजी में प्राप्तांक, और ये रहा अंकों का गुणनफल, बराबर कितना होता? ये 210 होता। तो अब आप इसको हल कर लीजिए और हल करके यक्स का मान निकालिए, और यक्स का जो मान आएगा वो गणित में प्राप्तांक होंगे, और 30 में से यक्स घटा देंगे तो अंग्रेजी में प्राप्तांक निकल जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व करें, चलिए हल करते हैं। तो ये रहा आपका x प्लस 2
मल्टीप्लाई ब्रैकेट 30 और ये माइनस का 3, तो ये तो दोनों घट जाएंगे, तो 30 में से 3 घटाएगा 27, तो ये मिल जाएगा हमें 27 मिलेगा। ध्यान दीजिएगा 27 माइनस एक्स और बराबर 210। अब आप इन दोनों ब्रैकेट को आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है, चलिए गुणा कर लेते हैं। मैं x प्लस 2 की मल्टीप्लाई करूंगा 27 माइनस एक्स में, तो मैं बहुत छोटा छोटा लिखूंगा, इसी में ही कर दे रहा हूं मैं गुणा करूंगा x प्लस 2 की गुणा करना है, x प्लस 2 की गुणा करना है किसमें, 27 माइनस एक्स में करना है। ठीक है, मैं गुणा करके आपको दिखा रहा हूँ, आप ध्यान से समझ लीजिएगा इसको। पहले तो x की गुणा पूरे ब्रैकेट में करेंगे, यानी कि 27 माइनस एक्स में करेंगे, फिर प्लस 2 की गुणा आप 27 माइनस एक्स में करेंगे। ठीक है, तो x की पूरे ब्रैकेट में करते हैं तो प्लस 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 यानी कि 27x, और फिर प्लस माइनस माइनस x की x में करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 27 दूनी हो जाएगा 54। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, 2 7 14 4 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5 54। ठीक है, फिर माइनस 2 की x में करेंगे तो 2x। ठीक है, तो अब आपको क्या मिलेगा, अब आपको मिलेगा यहाँ पर 27x और माइनस का 2x, तो दोनों को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 27x प्लस का है, माइनस का 2x है, इनको आप घटाइए तो प्लस का ज़्यादा है यानी कि 25x और माइनस का एक्स स्क्वायर और फिर प्लस का 54। ठीक है, इस प्रकार से ये मिला। तो इसका मतलब ये कैलकुलेशन जो है, जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 25x और प्लस का 54। ठीक है, आप इन दोनों की जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको मिलेगा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 25x और फिर प्लस का 54। इस प्रकार से ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप थोड़ा सा इनको ध्यान से कर लीजिएगा आपस में मल्टीप्लाई, तो ये आपको मिल जाएगा। इसको मैं लिख लेता हूँ, इनकी मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का 25x प्लस का 25x और हमें मिलेगा प्लस का 54 यानी कि प्लस का 54 बराबर 210। अब हम एक काम करते हैं, हम क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव में चाहिए तो इसको उधर ले जाना पड़ेगा, तो एक काम करते हैं, इन सभी को उठा के उधर ले जाते हैं। ठीक रहेगा ना, हाँ, इन सभी को उठा के हम उधर लेके चलते हैं। तो जब मैं इन सबको उधर लेके चला जाऊंगा तो यहाँ तो कुछ नहीं बचेगा, तो 0 बचा। माइनस एक्स स्क्वायर जब उधर जाएगा तो प्लस का एक्स स्क्वायर, 25x माइनस में चला जाएगा क्योंकि यहाँ पर तो ये प्लस में है, 54 जाएगा माइनस में, और 210 यहाँ पर ऑलरेडी पहले से ही है ये। ठीक है, तो 0 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 25x और फिर प्लस का ज़्यादा है, 210 में से 54 को हमें घटाना पड़ेगा। तो जब हम 210 में से 54 को घटा देंगे तो 10 में से 4 घटाइए 6, 10 में से 4 घटाएंगे 6, और यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 0, हासिल लेना पड़ेगा, 10 में से 5 गए 5 और यहाँ बचेगा 1 यानी कि 156। कितना मिल गया, 156 प्लस का मिला हमें। अगर आप इसको सीधा करके लिखेंगे तो सीधा करके आप ऐसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 25x प्लस का 156 बराबर 0, ये मिल गया। तो ये जो आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है, यही है वो द्विघात समीकरण जो हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बनाना था। अब अगर आप इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करें या फिर परफेक्ट मेथड से यानी कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से सॉल्व करें, या फिर आप इसको द्विघाती सूत्र से हल करें, तो आपको आंसर वही मिलेगा जो मिलना चाहिए। तो चलिए इसको मैं गुणनखंड विधि से हल करके x का मान निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो इसको हम गुणनखंड विधि से हल कर रहे हैं। अगर आप लिखना चाहें तो गुणनखंड विधि लिख भी सकते हैं, गुणनखंड
गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से हमें इसको करना है। ठीक है, तो ये आपका रहेगा एक्स स्क्वेयर माइनस 25x प्लस का 156 बराबर 0। इसको सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। तो ये रहा आपका एक्स स्क्वेयर, ठीक है, और माइनस का 25x और प्लस का 156 बराबर है 0 के। तो एक्स स्क्वेयर माइनस 25 रहेगा, 25 की जगह ब्रैकेट आएगा और प्लस का 156 आएगा और बराबर 0 रहेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक्स स्क्वेयर के साथ में 1 रखेंगे, 1 रख दिया। अब इस 1 की गुणा 156 में करेंगे तो हमें मिलेगा 156। अब यहाँ पर तो प्लस का निशान है, यानी कि हमें दो संख्याएं चाहिए जिनको जोड़ने पर 25 मिले और गुणा करने पर कितना मिलना चाहिए, 156। तो क्या आपके पास ऐसी कोई संख्या है? तो संख्याएं तो हैं, संख्याएं हैं, बस आपको कैलकुलेशन करना आना चाहिए। तो ये आप निकाल सकते हैं। अगर आप 156 को फैक्टराइज कर दें, इस तरह से गुणनखंड कर दें, देखिए 2 7 14, 2 8 16, फिर इसको आप 2 से काटिए, 2 3 6, 2 9 18, 3 से काटिए। तो इस प्रकार से ये हमें फैक्टर मिलेंगे। तो 2 दूनी 4 3 12। अगर आप 12 गुणा 13 करते हैं तो आपको मिलेगा 156, और अगर आप इन्हें जोड़ते हैं तो आपको मिलेगा 25। तो ठीक है, ये फिर तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि 12 प्लस 13 हमारा इस क्वेश्चन के आंसर को बनाने के लिए सही है, क्योंकि 12 प्लस 13 करने पर जोड़ने पर 25 मिल रहा है और गुणा करने पर 156 मिल रहा है। तो ये पेयर सबसे अच्छा रहेगा। तो अब आप इसको सॉल्व करिए। एक्स स्क्वेयर माइनस प्लस माइनस एक्स की 12 में करते हैं 12x, माइनस प्लस माइनस एक्स की 13 में करते हैं 13x, और प्लस का 156 बराबर 0। ठीक है, अब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। आप इसमें कॉमन लेंगे और इसमें भी कॉमन लेंगे। तो इसमें x कॉमन ले सकते हैं। x कॉमन लेने के बाद आपको x माइनस 12 मिलेगा। यहाँ से आप 13 कॉमन ले सकते हैं, तो आपको यहाँ पर x माइनस 12 मिलेगा और बराबर 0। तो पहला जो ब्रैकेट बनेगा वो x माइनस 12, यानी कि दोनों ब्रैकेट एक जैसे हैं। इसका मतलब फैक्टराइजेशन हमारा सही हुआ है। और इसको आप यहाँ पर कॉमन लेके एक बार लिख देंगे, और फिर दूसरा जो ब्रैकेट बनेगा वो बनेगा x माइनस 13 बराबर क्या आएगा, 0 के। तो ये हमारे फैक्टराइजेशन हो गए हैं। अब x का मान निकालने के लिए इनको बराबर रखना पड़ेगा, किसके, 0 के। तो x माइनस 12 और x माइनस 13 को 0 के बराबर रखेंगे। तो यहाँ से x का मान 12 मिलेगा, यहाँ से x का मान 13 मिलेगा। तो अब आपको यहाँ पर देखना है कि x का मान हमारे पास 12 है और x का मान 13 है, जो कि दोनों ही सही हैं, दोनों ही अपने आप में सही हैं। तो ये दोनों ही तरीके से सही होगा। आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। क्योंकि x का मान दोनों ही पॉजिटिव आया है, प्लस में आया है। तो देखिए, जब x बराबर आप 12 लेंगे, जब x बराबर 12 लेंगे तो गणित में प्राप्तांक अंक को आपने x माना है। तो x बराबर 12 लेंगे तो गणित में प्राप्तांक क्या हो जाएंगे, गणित में प्राप्तांक हो जाएंगे आपका यहाँ पर 12 अंक हो जाएंगे। ठीक है, और फिर अंग्रेजी का भी लिखिए। अंग्रेजी में प्राप्तांक क्या हो जाएंगे, अंग्रेजी में जो प्राप्तांक हैं वो क्या है, अंग्रेजी में प्राप्तांक है 30 माइनस एक्स। तो 30 माइनस एक्स का मतलब क्या है, 30 माइनस एक्स का मान 12 रखिए और घटा दीजिए, तो कितना मिलेगा, आपको मिल जाएगा 18। तो अगर आप x का मान 12 लेते हैं तो गणित में प्राप्तांक 12 है और अंग्रेजी में प्राप्तांक 18 है।
और यदि x का मान हम 13 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं 13, तो यदि x का मान 13 है तो गणित में प्राप्तांक क्या हो जाएगा, गणित में प्राप्तांक हो जाएगा 13 अंक हो जाएगा। गणित में प्राप्तांक 13 अंक हो गया। और अंग्रेजी का भी निकालिए, अंग्रेजी में प्राप्तांक इसका था 30 माइनस x, ठीक है, तो 30 माइनस x का मान हो गया 13, यानी कि 17 अंक मिलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर x का मान 12 है तो गणित में प्राप्तांक 12, अंग्रेजी में प्राप्तांक 18 है। यदि आप x का मान 13 लेते हैं तो गणित में प्राप्तांक 13 होंगे और अंग्रेजी में प्राप्तांक 17 होंगे। तो ये आपको करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 को भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो है जो x के मान मिले हैं दोनों ही पॉजिटिव हैं। x का मान 12 और 13 दोनों ही पॉजिटिव हैं, यानी कि दोनों ही सही हैं। x का मान आप 12 भी ले सकते हैं और 13 भी ले सकते हैं। तो 12 लेंगे तो आपको अंग्रेजी और गणित में प्राप्तांक ये मिलेंगे, और अगर x का मान 13 लेते हैं तो आपको मार्क्स ये मिलेंगे गणित में और अंग्रेजी में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा समझना था यहाँ पर। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 में जो भी कहा गया है उसको पढ़ते हैं और फिर उसको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो एक आयताकार खेत है, क्वेश्चन में कहा गया है कि एक आयताकार खेत है, तो आप एक खेत बनाएंगे जो कि आयताकार होगा और उसके अकॉर्डिंग फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एक आयताकार खेत बनाएं। चलिए एक आयताकार खेत बनाते हैं। जो आप आयताकार खेत बनाएंगे, आयताकार जो खेत आप बनाएंगे उसमें लंबाई भी होगी और चौड़ाई भी होगी। तो इस प्रकार से मैंने एक आयताकार खेत बना लिया है जो कि आपके सामने है। इसको आप ध्यान से देखिए, यही है आयताकार खेत, या मैं लिख देता हूं कि ये आयताकार खेत है, यानी कि आयत के आकार का खेत, आयताकार खेत, खेत लिख देते हैं। आयताकार खेत की ये होती है लंबाई, इसको लंबाई बोलते हैं, और इसको चौड़ाई बोलते हैं, ठीक है। बाकी क्वेश्चन में जो कहा गया है उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। कह रहा है आयताकार खेत का विकर्ण, हमें एक विकर्ण लेना है। देखिए विकर्ण का मतलब ये है कि इसमें जो कोने हैं 1 2 3 4 कोने हैं। आमने सामने के कौन से कोने हैं, एक ही आमने सामने हैं और एक ही आमने सामने हैं। अगर इन आमने सामने के कोनों को मिला दिया जाए तो ये क्या बनता है, विकर्ण। तो एक विकर्ण तो यहां से बनेगा और एक विकर्ण यहां से बनेगा। किसी एक को लेके हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप एक विकर्ण खींचेंगे, कोई भी एक विकर्ण खींच सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो आप चाहे ये खींचिए या ये खींचिए। तो मैंने मान लीजिए ये विकर्ण खींचा है, ये क्या है, ये वो विकर्ण है जो क्वेश्चन में कहा गया है, ठीक है, ये विकर्ण है। तो आप यहां पर ध्यान से समझें, बातों को ध्यान से समझिए, ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें खेत की भुजाएं ज्ञात करनी हैं।
तो अगर खेत की भुजाएं ज्ञात करना है मतलब लंबाई ज्ञात करना है और चौड़ाई ज्ञात करना है, हम जो कुछ भी करेंगे वो खेत की भुजा ज्ञात करने के लिए करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में देखिए, ये तो है विकर्ण। क्या है ये? विकर्ण। विकर्ण है ये। ठीक है, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। इसमें छोटी और बड़ी भुजा लिखा गया है, तो लंबाई तो बड़ी भुजा है, तो आप कह सकते हैं कि जो लंबाई है वो क्या है? बड़ी भुजा है। ये आपकी बड़ी भुजा है। और इसकी जो चौड़ाई है, इसकी जो चौड़ाई है वो है छोटी भुजा। छोटी भुजा। ठीक है, चीजों को समझिए, ध्यान दीजिए, सब कुछ आपके सामने है। ठीक है, लंबाई बड़ी भुजा है, चौड़ाई छोटी भुजा है, और ये क्या है? विकर्ण है। जो आयत होता है, आयत के जो कोण होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, सभी कोण। 90 का ये भी है, 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 लेकिन जिसकी जरूरत है हम केवल 90 उसको दिखाएंगे। ठीक है, अगर आप इसको नाम भी देना चाहते हैं तो नाम भी दे सकते हैं आप, ए बी सी डी, इस तरह से नाम भी दे सकते हैं। अब बी आपका 90 डिग्री है और एबीसी क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, आप ये सारी बातें ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन में कहा गया है उसके अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम इसमें जो इसकी बड़ी भुजा है, छोटी भुजा है, उन सबको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं। तो आप लिखेंगे कि माना बड़ी भुजा कौन सी है? लंबाई। छोटी भुजा चौड़ाई। तो आप चाहे लंबाई चौड़ाई लिख के क्वेश्चन को सॉल्व करें या तो फिर बड़ी और छोटी भुजा लिख के सॉल्व करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखा जाए तो जो उसने कंडीशन दिया है ना, वो बड़ी और छोटी भुजा के हिसाब से दिया है। तो हम जो कुछ भी लिखेंगे वो छोटी और बड़ी भुजा लिखेंगे। तो बड़ी भुजा लिखेंगे तो मतलब लंबाई, छोटी भुजा लिखेंगे तो चौड़ाई। तो माना खेत लिख देते हैं, क्योंकि ये खेत है, मैं आयताकार शब्द को बार बार नहीं लिखूंगा, इसलिए मैं केवल खेत लिखूंगा। माना खेत की बड़ी भुजा, खेत की बड़ी भुजा बराबर। ठीक है, और खेत की छोटी भुजा, खेत की छोटी भुजा। तो खेत की बड़ी भुजा और खेत की छोटी भुजा, इस पे ध्यान दीजिए। तो जब आप खेत की बड़ी भुजा और खेत की छोटी भुजा पर ध्यान देंगे तो हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है उसको समझिए। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण, ठीक है, उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यानी कि जो विकर्ण है, इसमें विकर्ण की भी लंबाई हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में विकर्ण की भी लंबाई कहा गया है। ठीक है, तो यहां पर मैं विकर्ण की लंबाई भी लिख देता हूं। विकर्ण की लंबाई भी हमें देखना है। इन तीनों में जो भी शर्त दिया हुआ है उस शर्तों के आधार पे हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है कि जो विकर्ण है वो छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, यानी कि ये रहा विकर्ण, ठीक है, और ये रहा उसकी छोटी भुजा। तो इन दोनों के बीच में समझिए पहले तो आप बात को, फिर आगे बढ़िए। कह रहा है कि विकर्ण छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, यानी कि अगर ये x मीटर हुआ, अगर ये x मीटर हुआ तो ये x प्लस 60 मीटर हो जाएगा। इस पे फोकस कीजिए, जो मैंने अभी यहां पर लिखा है ये मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही लिखा है कि क्वेश्चन में कहा गया है ना कि जो विकर्ण है वो छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, तो अगर ये x होगा तो ये x प्लस 60 होगा। बात समझ में आ गई ना? इस प्रकार से ये हो गया। आगे बढ़िए।
फिर कह रहा है कि यदि बड़ी भुजा यानी कि ये बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, यानी कि जो बड़ी भुजा है वो छोटी भुजा से यानी कि x से 30 मीटर अधिक लंबा है, यानी कि 30 मीटर अधिक है, तो इसका मतलब ये x प्लस 30 मीटर है। कितना है? x प्लस 30 मीटर है। सब कुछ आपके सामने है, समझ आ गया। अब कह रहा है कि खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये चीजें भी आपके दिमाग में होनी चाहिए, जो यहाँ पर मैंने लिखा है ये चीजें भी आपके समझ में आनी चाहिए। मेन छोटी भुजा को x मानना पड़ेगा आपको। फिर उसके बाद कह रहा है कि जो छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक जाएंगे तो आपको विकर्ण की लंबाई मिल जाएगी, और अगर छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक जाएंगे तो आपको बड़ी भुजा की लंबाई मिल जाएगी। तो इस प्रकार से ये आपको समझना पड़ेगा, और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जब आप, तो ये इस प्रकार से आप इसको बनाएंगे। चलिए, अगर ये चीजें आपके समझ में आ गई हो तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं। आगे कैसे बढ़ेंगे? आपका ये विकर्ण जो है ये कर्ण है, और ये लंबाई है और ये चौड़ाई। आप यहाँ पर समकोण त्रिभुज मान के पाइथागोरस प्रयोग कीजिए, यानी कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। क्या है ये? समकोण। आप इसको ऐसे बताएंगे कि चूंकि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, और जो कोण B है वो 90 डिग्री है। कोण B 90 डिग्री है। समझ आया? कोण भी 90 डिग्री है। अगर यहाँ पर आपके सामने इसको समझ पा रहे हैं तो आप पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करिए। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, तो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा आप हल करिए। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण यहाँ पर ये है AC, आप ऐसे भी लिख सकते हैं AC का स्क्वायर। आधार है यहाँ पर AB का स्क्वायर, मैं आपको बस लिख के दिखा रहा हूँ। लंब हो जाएगा BC का स्क्वायर। तो कर्ण AC की जगह पर आप कितना लिखेंगे? अगर आप ध्यान से देखें तो विकर्ण की लंबाई है आपका x प्लस 60, और फिर छोटी भुजा x है, ये आपका x रहेगा, और बड़ी भुजा x प्लस 30 है, तो ये आपका x प्लस 30 रहेगा। ठीक है, तो इन चीजों को भी ध्यान से आप समझ लीजिएगा। तो AC आप लिखेंगे x प्लस 60 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा है। AB जो बड़ी भुजा है वहां लिखेंगे आप x प्लस 30 का होल स्क्वायर, और BC जो यहाँ पर छोटी भुजा है वो आपका x है। ठीक है, अब आप इसको हल करें। यहाँ लगाइए a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ भी a प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर आप इसको आगे हल करिए। तो बताइए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस का b स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका a हो जाएगा, ये आपका b हो जाएगा। चलिए a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं, तो पहले बनता है a स्क्वायर, यानी कि आपको x का स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर प्लस 2 गुणा a का मान x गुणा b का मान 60, फिर प्लस b स्क्वायर यानी कि 60 का स्क्वायर बराबर, यहाँ पर भी आप इसको a मानेंगे और इसको b मानेंगे, फिर यहाँ पर भी लगा दीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस 2 गुणा a का मान x और गुणा b का मान 30, फिर प्लस में b स्क्वायर यानी कि 30 का स्क्वायर, और फिर प्लस का x। इसको सॉल्व करेंगे, x स्क्वायर प्लस इन दोनों की गुणा करेंगे, 60 दूनी हो जाएगा 120 x, और फिर 60 का स्क्वायर करेंगे तो 60 का स्क्वायर 3600 मिलेगा बराबर
ये रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 30 दूनी हो जाएगा 60x और प्लस 30 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 900 मिलेगा प्लस का x। ठीक है, ये सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, तो देखिए आपको क्या मिलता है। चलिए इसको हल करें। तो जब आप इसको हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये इस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पर अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का और एक्स स्क्वायर ये भी दोनों इधर उधर हैं, कट जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, दोनों ही एक ही साइन में हैं, तो ये कट जाएंगे। ठीक है, और फिर आगे देखिए, यहाँ पर है 120x, 60x आएगा यहाँ पर माइनस में, आ गया ये। ठीक है, और ये चीज़ तो इधर आ गया और ये इधर आ गया। यहाँ पर कितना है, ये 900 है, 3600 यहाँ पर माइनस में ले आते हैं 3600 को। ठीक है, और ये जो प्लस का x है हमारे पास, इसको यहाँ पर माइनस में रख देते हैं। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे हल करेंगे, चलिए सॉल्व करते हैं। 120x और ये माइनस का 60x, ये तो घट जाएगा, तो 120 में से 60 घटाएंगे यानी कि 60x, और फिर ये कितना माइनस का x, 900 और ये 360, ये हमारा 3600 है। कितना है ये, 3600 है, तो 3600 और ये 900 तो हमें घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं इस पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो और क्वेश्चन हमारा ठीक से सॉल्व हो सके। ठीक है, तो अगर आप इसकी कैलकुलेशन पे ध्यान देंगे तभी ये हो पाएगा, अच्छे से आपको ध्यान देना पड़ेगा। जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 3600 में से 900 घटा लेते हैं, तो जब मैं 3600 में से 900 घटा दूंगा तो ये रहा 0 0, 16 में से 9 घटाएंगे 7 और ये 2, यानी कि माइनस का 2700, क्योंकि माइनस का ज़्यादा है तो माइनस का हो जाएगा 2700। अब 60x में से एक x हमें घटाना पड़ेगा, तो जब इसको घटा देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 59, यानी कि 59x बराबर आएगा माइनस का 2700। तो अब ये माइनस में है तो इधर प्लस में, लेकिन फिर इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, x का मान माइनस में आ जाएगा। तो x का मान माइनस में आएगा, जो कि आपको थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम कर सकता है। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा चीज़ों पर कि कुछ तो यहाँ पर कमी रह गई है। ये चीज़ तो सही है, यहाँ पर आ गया। ठीक है, ये चीज़ भी सही है। ओह सॉरी, ये BC का स्क्वायर था, तो BC का हमारा जो यहाँ पर BC वो x है, तो ये x स्क्वायर छूट गया था, जिसकी वजह से हमें ये सारी प्रॉब्लम्स आई है। तो एक काम करते हैं, इसको सॉल्व ठीक कर लेते हैं, ये x स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, और उसके बाद ये दोनों तो कट गए, तब भी ये x स्क्वायर आपका रहेगा ही रहेगा। तो जब आप इसको इधर उधर सॉल्व करेंगे, इधर से उधर करेंगे, तो ये आपका एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो ये आपका 120 और ये इधर 60x माइनस में ही आएगा, और ये 900 और 3600 इधर माइनस में, ये भी ठीक है। ये जो प्लस का x स्क्वायर यहाँ माइनस में आया, लेकिन ये स्क्वायर में था तो यहाँ भी स्क्वायर में आएगा। ठीक है, तो आप थोड़ा सा ये करेक्शन कर लीजिएगा, इसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ। आप इसको करेक्शन कर लीजिएगा, x स्क्वायर इधर माइनस में आ जाएगा, और जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये x स्क्वायर जो है ये आपका स्क्वायर में ही है। ठीक है, ये चीज़ स्क्वायर में ही है। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको द्विघात समीकरण मिल जाएगा। ठीक है, इससे चलिए द्विघात समीकरण बना लेते हैं, तभी हम आगे बढ़ते हैं।
तो इन सबको उठा के हम दूसरी तरफ ले जाएंगे और इधर कर देंगे बराबर 0 के। तो बराबर उधर माइनस का 2700 है ही, ठीक है ना। तो चलिए मैं इन दोनों को उठा के दूसरी तरफ ले जाता हूँ और फिर हमें क्या मिलता है इसको हम ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ तो जब कुछ नहीं है 0, ठीक है। अब हम लेके चलते हैं माइनस का एक्स स्क्वेयर, जब उधर जाएगा दूसरी तरफ ये तो प्लस में चला जाएगा, तो ये रहा एक्स स्क्वेयर। फिर ये जो 60x प्लस में ये भी जब उधर जाएगा तो माइनस का 60x हो जाएगा। और फिर एज इट इज यहाँ पर माइनस 2700 पहले से ही था, तो वो हमारा ऑलरेडी पहले से ही वहाँ पर रहेगा। आप इसको ध्यान से देख लीजिए। तो माइनस का 2700 हमारा वहाँ पर पहले से ही है 2700, तो ये हमें मिल गया। तो जब आप इसको फैक्टराइज कर देंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। इसको अगर आप सीधा करके लिखना चाहते हैं तो एक्स स्क्वेयर माइनस का 60x और माइनस का 2700, माइनस का 2700 और बराबर 0, ये आ गया। तो जब आप इसको आगे फैक्टराइजेशन करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपको x का मान यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। हमारा कैलकुलेशन खराब नहीं हुआ, जिसमें कि हमारा एक्स स्क्वेयर ये छूट गया था, मैंने केवल एक्स लिख दिया था, लेकिन फिर भी क्वेश्चन को हमने समझ लिया और इधर उधर जो कुछ भी था उसको हमने ठीक करा, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो अब आप यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड से करिए, यानी कि एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स और 60 की जगह पर एक ब्रैकेट आएगा और माइनस का 2700 आएगा बराबर 0। यहाँ पर एक है, एक की उड़ा जब 2700 में करेंगे तो 2700 हमें मिल जाएगा। क्या आपके पास दो संख्याएं हैं जिनको घटाने पर, क्योंकि माइनस का निशान है तो घटाने पर कितना मिलना चाहिए 60, और घटाने पर 60 मिलना चाहिए, गुणा करने पर 2700 मिलना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास ऐसी संख्याएं हैं, कौन कौन सी हैं ध्यान से देखिए। अगर आप 90 की गुणा 30 में करें तो आपको क्या मिलेगा 2700 मिलेगा, और 90 में से 30 घटाने पर 60 मिलेगा। इसका मतलब ये आपका 90 माइनस 30 यही रहेगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स की पूरे ब्रैकेट में करते हैं तो प्लस माइनस माइनस, ये रहा 90x माइनस माइनस प्लस, एक्स की 30 में करेंगे 30x और माइनस का 2700 बराबर 0। यहाँ कॉमन लेते हैं, यहाँ कॉमन लेते हैं, तो x कॉमन लिया तो x माइनस 90 मिलेगा, और प्लस यहाँ 30 कॉमन लिया तो x माइनस 90 मिलेगा बराबर 0। पहला ब्रैकेट है x माइनस 90, दूसरा ब्रैकेट है x प्लस 30, क्योंकि अभी भी हमने यहाँ पर भी कॉमन लिया तो ये कॉमन और ये x प्लस 30 बराबर 0। x का मान निकालने के लिए इसको भी बराबर 0 रखेंगे और x प्लस 30 को भी बराबर 0 रखा जाएगा। तो यहाँ से x का मान 90 मिलेगा, यहाँ से x का मान माइनस का 30 मिलेगा। ज्ञात क्या करना था पहले हम उसको समझते हैं। ज्ञात करना था हमें लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई चौड़ाई तो ऋणात्मक हो नहीं सकती हैं, भुजाएं कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। आप लिख सकते हैं क्योंकि माइनस में भी आ रहा है ना, इसलिए, चूंकि आयत की भुजा ऋणात्मक नहीं हो सकती है। आयत की भुजा ऋणात्मक नहीं हो सकती है। आयत की भुजा ऋणात्मक नहीं हो सकती है, इसलिए x का मान आप कितना लेंगे, x का मान लेंगे आप 90। तो अब आप इसको देख सकते हैं। अतः आयत की या आयताकार खेत लिखिए, आयताकार खेत की लंबाई, आयताकार खेत की लंबाई को हमने क्या माना है, लंबाई को मैंने क्या लिखा था, ये लिखा था x प्लस 30। तो x प्लस 30 लिखा गया था, तो x का मान तो निकल गया है 90, तो प्लस 30 यानी कि 9 3 12 120, कितना 120 मीटर। और लिखिए आयताकार खेत की चौड़ाई, चौड़ाई को तो केवल x माना गया है,
तो ये केवल 90 मीटर हो जाएगा, क्योंकि x का मान 90 है। तो इस प्रकार से हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 6 था, ये इसी प्रकार से सॉल्व होना था और ये सॉल्व हो गया है। आप इसको इसी प्रकार से समझेंगे और करेंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं। अब तक हम 3 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन थोड़े से लंबे हैं ये। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर छोटी संख्या है, बड़ी संख्या है, छोटी संख्या का वर्ग है, बड़ी संख्या का वर्ग है। इन चीजों को आपको समझना है, ठीक है। अगर आप ये चीजें समझ पाते हैं तो क्वेश्चन को सॉल्व करना आपके लिए आसान होगा। क्वेश्चन में कहा गया कि दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहां पर जब आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो आपके पास तो सबसे पहले तो छोटी संख्या है, फिर बड़ी संख्या भी है, छोटी संख्या का भी वर्ग है, बड़ी संख्या का भी वर्ग है। तो इन चीजों को आप समझिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 को मैं शुरू कर रहा हूं सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 7, तो इसमें आप लिखेंगे माना, इसमें छोटी संख्या है और बड़ी संख्या है। तो माना हमें छोटी संख्या भी नहीं पता है, छोटी संख्या हमें पता नहीं है, ठीक है। तो छोटी संख्या का वर्ग भी हमें पता नहीं है, छोटी संख्या का वर्ग भी हमें पता नहीं है, ठीक है। फिर आप लिखेंगे और बड़ी संख्या, देखिए बड़ी संख्या भी हमें पता नहीं है और बड़ी संख्या का वर्ग भी हमें पता नहीं है। तो थोड़ा सा इन चीजों पर फोकस कीजिए। क्या करना है? फोकस। छोटी संख्या का वर्ग, बड़ी संख्या का वर्ग। ये तो सिर्फ मैंने लिख दिया है, ये मेरे केवल लिखने के लिए था। जब हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में जो भी कंडीशन दिया हुआ है, जिसके साथ भी, चाहे छोटी संख्या का बड़ी संख्या के साथ में हो, चाहे बड़ी संख्या का छोटी संख्या का वर्ग के साथ में हो, चाहे बड़ी संख्या का वर्ग छोटी संख्या के साथ में हो, या छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के, जो भी कंडीशन दिया हुआ है, केवल उस कंडीशन को यहाँ पर हमें लगाना है और क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए हम फोकस करते हैं क्वेश्चन के ऊपर। पहली जो लाइन लिखी है, पहले शुरू में बोला है कि दोनों संख्याओं का वर्गों का अंतर 180 है। इसको तो हम बाद में लेंगे, इसकी जरूरत हमें अभी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो पहले तो इसी लाइन को आप समझेंगे। अगर ये लाइन आप समझ पाते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो पहले तो उसने बोला है छोटी संख्या का वर्ग। छोटी संख्या का वर्ग मतलब वो इस लाइन की बात कर रहा है। और बड़ी संख्या यानी कि इन दोनों के बीच में हमें क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ है। हमें छोटी संख्या का वर्ग और बड़ी संख्या, ठीक है, इन दोनों के बीच में हमें एक संबंध दिया हुआ है। इस संबंध को अगर हम बैठा दें, समझ लें, तो क्वेश्चन ये सॉल्व आसानी से हो जाएगा। ध्यान से समझिए। क्वेश्चन में कहा गया है कि छोटी संख्या का वर्ग, यानी कि ये
छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। किसका? बड़ी संख्या का 8 गुना है, यानी कि इसका 8 गुना है। फिर से सुनिए कि छोटी संख्या का वर्ग यानी कि ये छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। इसका मतलब ये है कि अगर ये x है तो ये 8x होगा। इस चीज को अगर आप समझ गए होंगे तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं एक बार और। क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में हमें यही कहा गया है कि छोटी संख्या का जो वर्ग है यानी कि ये छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, यानी कि जो बड़ी संख्या है उसका 8 गुना जब कर देंगे तो आपको छोटी संख्या का वर्ग मिल जाएगा। तो बड़ी संख्या को हमने x मान लिया, तो अगर बड़ी संख्या होगी तभी तो छोटी संख्या का वर्ग हम लिख पाएंगे। तो अगर हम बड़ी संख्या को x मान लें तो छोटी संख्या का वर्ग 8 गुना हो जाएगा, यानी कि अगर आप बड़ी संख्या का 8 गुना कर देंगे तो छोटी संख्या का वर्ग मिल जाएगा। तो छोटी संख्या का वर्ग बराबर बड़ी संख्या का 8 गुना। तो इसका मतलब मैंने छोटी संख्या का वर्ग निकालने के लिए बड़ी संख्या का 8 गुना कर दिया। तो बड़ी संख्या को x माना, उसका 8 गुना कर दिया। समझ में आया? तो इन्हीं दोनों के बीच में हमें कंडीशन दिया था, और ये जो मैंने लिखा है छोटी संख्या और ये नीचे बड़ी संख्या का वर्ग, ये तो सिर्फ लिखा है। अगर आप इसको पूरा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अब कोई बुराई नहीं है। देखिए बड़ी संख्या x है तो बड़ी संख्या का वर्ग क्या होगा? x स्क्वायर होगा। ठीक है, अगर छोटी संख्या का वर्ग 8x है तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी? ये वर्ग है, ये क्या है? ये आपका वर्ग है। तो इसका वर्गमूल निकाल देंगे जब आप, तो छोटी संख्या निकल जाएगी। तो इसका वर्गमूल हम नहीं निकाल रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, प्रश्नानुसार हमें जो क्वेश्चन में दिया है उसके आधार पर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन में अब क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में पहले लाइन में बोला है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। तो दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर यानी कि छोटी संख्या का वर्ग छोटी संख्या का वर्ग, ठीक है, छोटी संख्या का वर्ग माइनस बड़ी संख्या का वर्ग, बड़ी संख्या का वर्ग बराबर कितना है? अंतर का मतलब माइनस, कितना दिया है? 180। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो छोटी संख्या वर्ग को आप स्क्वायर में भी लिख सकते हैं, माइनस फिर बड़ी संख्या और उसका भी स्क्वायर, फिर बराबर कर दीजिए 180 के। समझ आया? तो क्वेश्चन में जो कहा गया है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, तो ये रही छोटी संख्या, ये रही बड़ी संख्या। तो दोनों संख्याएं हैं तो दोनों संख्याओं के वर्ग यानी कि स्क्वायर और अंतर माइनस का निशान बराबर किसके है? 180 के। तो चलिए छोटी संख्या का वर्ग लिखिए। तो ये क्या है? ये है छोटी संख्या का वर्ग। तो छोटी संख्या का वर्ग यानी कि 8x माइनस बड़ी संख्या का वर्ग, तो बड़ी संख्या का वर्ग का मतलब क्या? x स्क्वायर बराबर 180। समझ आया? तो ये जो आपके सामने आया है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आपने यहाँ पर दोनों संख्याओं का वर्ग करा है। ठीक है, तो ये आपका छोटी संख्या है और ये बड़ी संख्या है। हमें यहाँ पर बड़ी संख्या को पहले और छोटी संख्या को बाद में लिखना चाहिए। ठीक है, तो जब आप इसको बड़ी संख्या को पहले लिख देंगे, छोटी संख्या को बाद में लिख देंगे, तो ये ऐसे बन जाएगा। बड़ी संख्या का वर्ग पहले लिख दीजिए,
तो अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे, क्योंकि हमें ध्यान भी रखना चाहिए कि बड़ी संख्या हमेशा पहले लिखा जाता है और छोटी संख्या हमेशा बाद में लिखा जाता है। तो जो बड़ी संख्या का वर्ग है उसको आप पहले लिखेंगे, तो यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस का निशान, फिर छोटी संख्या का वर्ग यानी कि 8x बराबर 180। तो आप इसको ऐसे, अगर ऐसे लिखेंगे तो आपका ये बनेगा, लेकिन जब आप बड़ी संख्या का वर्ग पहले लिखेंगे, माइनस का निशान, छोटी संख्या का वर्ग बाद में लिखेंगे तो बराबर 180। अब आपका ये समीकरण ऐसे बन जाएगा। और आपको यही समीकरण बनाना है, ऐसे नहीं बनाना है। ये तो बस मैंने लिख दिया था, लेकिन आप बड़ी संख्या का वर्ग पहले लिखेंगे, छोटी संख्या का वर्ग बाद में लिखेंगे और फिर बराबर करेंगे 180 के, और इसको अब आप हल करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 8x और ये 180 माइनस में आएगा और बराबर आएगा ये 0 के। ठीक है, अब इसको आप फैक्टराइजेशन कर दीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ब्रैकेट में 8 की जगह ब्रैकेट, फिर माइनस का 180 बराबर 0। तो यहाँ पर 1 लीजिए, 1 की गुणा 180 में करेंगे तो आपको मिलेगा 180। 180 के लिए आप 180 का गुणनखंड करिए, तो आपको पता है कि 18 की गुणा 10 में करेंगे 180 आएगा और घटाने पर हमें 8 मिल जाएगा। यानी कि 18 माइनस का 10 ये सही है, क्योंकि 18 में से 10 घटाइए 8 मिल जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8 की एक्स की पूरे ब्रैकेट में गुणा, तो माइनस प्लस माइनस का 18x माइनस माइनस प्लस का 10x और माइनस का 180 बराबर 0। यहाँ कॉमन लेते हैं, यहाँ कॉमन लेते हैं, तो यहाँ x कॉमन है तो x माइनस 18 बनेगा। ठीक है, और फिर प्लस यहाँ 10 कॉमन लिया तो यहाँ पर x माइनस 10 कॉमन लिया है तो यहाँ पर 18 आएगा बराबर 0। तो दोनों ब्रैकेट हमारे यहाँ पर तैयार हो गए हैं। इनको बराबर 0 रखिए, तो x माइनस 10 भी 0 के बराबर जाएगा और x प्लस, पहला ब्रैकेट तो इससे बन जाएगा x माइनस 18 से, तो ये बनेगा पहला ब्रैकेट x माइनस 18 और दूसरा ब्रैकेट क्या बनेगा, x प्लस 10 बन जाएगा और बराबर आएगा ये 0 के। x का मान निकालने के लिए आप इनको बराबर 0 रखेंगे, तो x माइनस 18 को भी 0 के बराबर रखेंगे, x माइनस 18 को 0 के बराबर रखेंगे और x प्लस 10 को भी 0 के बराबर रखेंगे। तो यहाँ से x का मान ये मैंने लिखा है x माइनस 18 बराबर 0। ठीक है, तो 18 जाएगा प्लस में, यहाँ से x का मान जाएगा माइनस का 10। तो क्योंकि कोई भी संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती है, लेकिन जो वर्ग होता है, वर्ग जो है ऋणात्मक भी हो सकता है। वर्ग की स्थिति में आप ऋणात्मक भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो x का मान 18 और x का मान माइनस 10 इस द्विघात समीकरण को संतुष्ट करेगा, इस द्विघात समीकरण को संतुष्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे, यदि x का मान आप 18 लेते हैं, जब x का मान 18 लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि दोनों संख्याएं ज्ञात करना है, तो x का मान 18 लेंगे जब आप, तो छोटी संख्या और बड़ी संख्या निकालिए। ठीक है, तो जब आप x का मान 18 लेंगे तो बड़ी संख्या कितनी मिल जाएगी, x का मान, यानी कि बड़ी संख्या बराबर, बड़ी संख्या को x माना गया था यानी कि 18 और छोटी संख्या बराबर, छोटी संख्या क्या मिलेगा, छोटी संख्या को हमने क्या माना है, देखिए ध्यान से, छोटी संख्या बराबर है 8x के, तो ये हो जाएगा हमारा 8x। तो ये बन जाएगा 8 गुणा x का मान 18, तो 18 अट्ठे 144। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 8x है, ये जो 8x है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो 8x क्या है, ये छोटी संख्या का वर्ग है 8x। तो यहाँ पर ये जो 8x है वो छोटी संख्या का वर्ग है ये। ठीक है, तो छोटी संख्या का वर्ग 8x है, तो यानी कि छोटी संख्या का वर्ग 144 है।
तो जब आप छोटी संख्या निकालेंगे, क्योंकि छोटी संख्या का वर्ग है ये 8x, तो 144 मिला। जब वर्ग निकाल देंगे तो इसका आप वर्गमूल लेना पड़ेगा। तो वर्गमूल जब लेंगे तो 12 गुणा 12 144 होता है, तो 12 का पेयर बन जाएगा, 12 बाहर निकल जाएगा, यानी कि जो छोटी संख्या है वो आपको मिल जाएगा 12। क्या मिल जाएगा? 12। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 144 जो था वो छोटी संख्या का वर्ग था। जब छोटी संख्या निकालेंगे तो 144 का वर्गमूल ले लेंगे तो आपको 12 मिल जाएगा। और यदि x का मान आप माइनस का 10 लेते हैं, क्या लेते हैं? x का मान -10। तो जब आप x का मान -10 लेंगे तब देखिए क्या मिलता है। अगर x का मान आप -10 लेते हैं तो x आपने किसको माना था? बड़ी संख्या को माना था। तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? बड़ी संख्या हो जाएगा -10। बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? -10। यदि x का मान आप -10 लेते हैं तो आप लिखेंगे कि बड़ी संख्या बराबर है x के, यानी कि -10। ठीक है, जो कि संभव नहीं है। क्या कोई संख्या ऋणात्मक हो सकती है? कोई भी संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती है। कोई भी संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती है। तो ये तो हमारा -10 बड़ी संख्या माइनस में आ गया, जो कि संभव नहीं है। तो आप लिख देंगे कि संख्या का वर्ग हमेशा धनात्मक होता है, और इस प्रकार से आप यहाँ पर लिखेंगे कि ये जो है संभव नहीं है। इसको आप लिख देंगे कि x का मान -10 लेने पर बड़ी संख्या में जो है, क्योंकि हमने बड़ी संख्या को क्या माना था? x माना था, तो ये तो हमें ये मिल रहा है, तो संभव नहीं है। संभव नहीं है। आप जानते हैं कि कोई भी संख्या माइनस में हो ही नहीं सकती है, तो इसलिए आप x का मान -10 नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो संख्याएं मिली हैं वो एक 18 है और दूसरा क्या है? 12 है। ठीक है, यही दोनों संख्याएं आपको यहाँ पर मिली हैं, और ये चीज़ें आपको समझने वाली हैं। अगर आप इनको ध्यान से समझेंगे तो आप इसको आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, ये जो छोटी संख्या है, ये जो आपने छोटी संख्या लिया है, छोटी संख्या का जो वर्गमूल आपने निकाला है वो क्या निकाला है? छोटी संख्या का वर्गमूल आपने 12 निकाला है। तो 12 आपका प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आप वर्गमूल निकालते हैं तो वो वर्गमूल प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है। तो ये जो वर्गमूल था मैंने आपको दिखाया कि जो 144 का वर्गमूल निकालेंगे आप तो 12 मिलेगा। 12 प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। लेकिन x का मान जब -10 लिया तो x का मान -10 लेने पर बड़ी संख्या माइनस में आ गई, जो कि संभव नहीं है। अतः आप कह सकते हैं, जो क्वेश्चन में पूछा गया था, क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? क्वेश्चन में कहा गया था दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो दोनों संख्याएं बराबर। ठीक है, देखिए 18 तो पॉजिटिव है, 18 तो आपका रहेगा ही रहेगा, 18 आपका रहेगा। जब आपने 18 लिया था तो 12 आपका प्लस में भी हो सकता है, यानी कि बड़ी संख्या तो 18 है, छोटी संख्या क्या है? 12 है। तो 12 प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। तो हो सकता है कि पहली संख्या 18 हो और दूसरी क्या हो? 12 हो। ऐसा हो सकता है कि दोनों संख्याएं बराबर, पहली संख्या 18 हो और दूसरा 12 हो, ऐसा हो सकता है।
या ये भी हो सकता है कि पहली संख्या आप 18 ले सकते हैं और दूसरी संख्या माइनस का 12 भी ले सकते हैं, क्योंकि छोटी संख्या प्लस माइनस दोनों में आ गया ना, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। समझिए ध्यान से। x का मान 18 तो पॉजिटिव है, तो बड़ी संख्या तो 18 निकल गई। छोटी संख्या प्लस माइनस दोनों में निकल रहा है, प्लस में भी हो सकता है छोटी संख्या, माइनस में भी हो सकता है, इसलिए दोनों संख्याएं बराबर। अगर एक 18 है तो दूसरा 12 होगा, और हो सकता है कि पहला 18 हो दूसरा माइनस का भी हो सकता है, क्योंकि 12 प्लस में भी है और माइनस में भी है। तो वो संख्याएं 18 और 12 हो सकती हैं, या फिर 18 और -12 हो सकती हैं, दोनों संख्याएं। तो आप ये भी ले सकते हैं और ये भी ले सकते हैं, दोनों ही सही हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पर समझना था। और ये कंडीशन इसलिए बना है क्योंकि x 18 भी है और -10 भी है। -10 की स्थिति तो संभव नहीं हुई, लेकिन 18 तो संभव है। लेकिन छोटी संख्या प्लस माइनस में आने की वजह से ये 18 और 12 या फिर 18 और -12 की कंडीशन बन गई है। तो संख्याएं 18 और 12 भी हो सकती हैं, या फिर 18 और -12 भी हो सकती हैं। इस प्रकार से ये हमारा जो क्वेश्चन था ये कंप्लीट सॉल्व हो गया है। अब आगे के जो क्वेश्चन बचे हैं, 4 क्वेश्चन और बचा है, उसको मैं अगले वीडियो में सॉल्व करूंगा। अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आता है तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम इस प्रकार से आपके लिए वीडियोस बनाते रहें। जल्द ही हम अपने अगले वीडियो के साथ फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।